हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। गाइस देखो, क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है टू बी सेपरेट, यानी कि हम किसी मिक्सचर में से अपने सैंपल को सेपरेट करते हैं। यहाँ पर सेपरेशन प्रोसेस होता है। क्रोमेटोग्राफी का बेसिक मैं आपको इससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो देखो भाई साहब, एडजॉर्प्शन का सिंपल सा अर्थ समझो, जैसे कि आपने कभी लोहे से चुंबक चिपकाई होगी ना, या फिर आपने जो है कभी आप देखते होंगे कि बच्चे जो है चुंबक लेते हैं और उससे जो है पैसे चिपका लेते हैं, या फिर कुछ किसी चीज का किसी प्रकार का लोहा चिपका लेते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वही काम होने वाला है। हम क्या काम करेंगे कि भाई साहब हम एक रास्ता बनाएंगे। मान लो ये हमने रास्ता बना दिया, इस रास्ते में जगह जगह हम चुंबक रख देंगे, इस रास्ते में जगह जगह चुंबक रख देंगे। अब जो भी अगर चुंबक से चिपकने वाला लोहा होगा तो वो यहाँ पर आकर के चिपक जाएगा, अढेर हो जाएगा, ठीक है ना। और यही चीज आपकी कहलाती है एडजॉर्प्शन। यानी कि ये जो चुंबक है, चुंबक यहाँ पर चुंबक को बोलेंगे हम एडजॉर्बेंट। यहाँ पर आपके एडजॉर्बेंट होते हैं जो कि आपके सैंपल को चिपका लेते हैं, आपके सैंपल को चिपका लेते हैं। किस प्रकार से चिपकाते हैं, किस प्रकार से क्या क्या होता है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखो भाई साहब, क्रोमेटोग्राफी कोई से भी हो, आपको उसमें दो फेज मिलेंगे। एक होती है आपकी स्टेशनरी फेज, दूसरी होती है आपकी मोबाइल फेज। अब ये स्टेशनरी फेज क्या होती है, मोबाइल फेज क्या होती है, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेशनरी फेज वो होती है जहां से आपका सैंपल गुजारा जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये एक प्रकार से किसकी तरह काम करती है, ये एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। यानी कि जो आपका डिजायर जो भी सैंपल है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जबकि मोबाइल फेज क्या काम करती है, मोबाइल फेज हमेशा याद रख लेना, ये आपकी मूवेबल होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो एक्चुअल में हम क्या काम करते हैं वो चीज देखने की कोशिश करेंगे अभी आगे। यहाँ पर जो आपकी एसपी यानी कि जो आपकी स्टेशनरी फेज होती है वो हमेशा सॉलिड रहेगी, बट जो आपकी मोबाइल फेज होती है मोस्टली लिक्विड होती है एंड आपकी गैस भी होती है। आई बात समझ में। अब देखो, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है। Adsorption chromatography is the oldest type of chromatography technique. It makes use of mobile phase which is either in liquid or gaseous form. यानी कि क्रोमेटोग्राफी, ये जो क्रोमेटोग्राफी हम कर रहे हैं काफी पुरानी टेक्निक्स होती है। इसमें क्या होता है कि जो मोबाइल फेज होती है या तो वो लिक्विड होता है या फिर गैसेज होती है, जिसको हम मूव कराते हैं। यानी कि द मोबाइल फेज इज एडजॉर्ब ऑनटू द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी सॉलिड फेज। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अब आप पूरा का पूरा यहाँ पर मतलब समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो मैं इसको आपको आगे ही बताऊंगा। देखो भाई साहब, यहाँ पर मैं मान लो मैंने आपकी एक स्टेशनरी फेज बना दी। स्टेशनरी फेज यहाँ पर हमारी सॉलिड होने वाली है, स्टेशनरी फेज सॉलिड होने वाली है। अब ये स्टेशनरी फेज हम बनाते कैसे हैं, तो इसके लिए हम कुछ ऐसे एडजॉर्बेंट का यूज करते हैं। एडजॉर्बेंट मतलब जो आपका जो है एक प्रकार से किसी चीज को चिपका ले, वो जो चिपकाना होगा यानी कि वो जो कैच करेगा। कैच ये आपके ये चार्ज के बेस पे भी कर सकता है, ठीक है ना। ये आपका चार्ज के बेस पे भी कर सकता है, पोलर नॉन पोलर के बेस पे भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपके एडजॉर्बेंट होते हैं वे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर हमें एसिड या फिर बेस में बात करनी हो तो हम लेंगे सिलिका जेल, ठीक है ना, हम लेंगे सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या होता है, सिलिका जेल आपका एक एसिड नेचर का, याद रख लेना, सिलिका जेल आपका एक एसिड नेचर का एडजॉर्बेंट होता है, ठीक है ना। एसिड नेचर का आपका एडजॉर्बेंट होता है। इसके अलावा सिलिका की काफी सारी फॉर्म पाई जाती हैं, आगे आपको मेंशन है, जो कि आपका अलग अलग प्रकार से काम करती हैं। अगर मैं यहीं पर बात करूं कि सिलिका जो है एक प्रकार से हाइड्रोफिलिक, याद रख लेना, हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी भी रखती है। सिलिका जो होती है हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी भी अपने आप में रखती है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, यानी कि पोलर रूप भी रखती है, ठीक है ना। हाइड्रो मतलब वाटर लिविंग आप बोल सकते हो। आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या होगा, एक और सिलिका का ही अवतार पाया जाता है, अवतार कह लो या फिर आप आइसोफॉर्म कह लो, जिसको बोलते हैं हम सिलिका 18। क्या बोलेंगे, सिलिका 18 बोलते हैं। अब यहाँ पर 18 क्या है कि भाई साहब यहाँ पर हमने कार्बन की चैन जोड़ी है, यहाँ पर हमने कार्बन की चैन जोड़ी है एंड इसको हाइड्रोफिलिक से हमने इसको चेंज किया है हाइड्रोफोबिक में, हमने इसको चेंज किया आपका हाइड्रोफोबिक में। आई बात समझ में, ओके।
अब यहाँ पर क्या है कि भाई साहब या तो हम यहाँ पर सिलिका का यूज कर लें, वो डिपेंड करता है कि हम जो ये अपनी स्टेशनरी फेज बना रहे हैं, इसको मैं स्टेशनरी फेज बोलूंगा। ये आपकी डिपेंड करती है कि आपका जो हमको किस चीज को सेपरेट करना है। हमको किसी प्रोटीन को सेपरेट करना है, किसी अमाइनो एसिड को सेपरेट करना है, किसी न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करना है, या फिर अदर जितने भी आपकी थिंग्स होती हैं उनको सेपरेट करना है। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है, जो स्टेशनरी फेज बनाते हैं हमेशा याद रख लेना, ये डिपेंड करता है कि आपकी आपकी जो भी जो भी हमारा सैंपल रहेगा उसी के बेस पे हम इस स्टेशनरी फेज फेज को रेडी करते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लो हमारा कोई सैंपल है, इस सैंपल में से हमको अपना हाइड्रोफिलिक, याद रख लेना, जो हमारे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हैं, अगर मुझे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को सेपरेट करना हो, अगर मुझे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को सेपरेट करना हो, तब मैं जो स्टेशनरी फेज बनाऊंगा वो आपकी हाइड्रोफिलिक नेचर की बनाऊंगा। वो कैसी बनाऊंगा? मैं आपकी हाइड्रोफिलिक नेचर की ही बनाऊंगा। अगर दूसरी बात, अगर हमारा सैंपल पोलर हुआ, अगर हमारा सैंपल पोलर हुआ, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पोलर, यहाँ पर जो आपकी स्टेशनरी फेज बनाऊंगा। इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। अगर हमारा सैंपल नॉन पोलर हुआ, तब मैं यहाँ पर आपकी नॉन पोलर स्टेशनरी फेज जो है आपकी तैयार करूंगा, यानी कि आपकी नॉन पोलर होगी। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखो, मैंने स्टेशनरी फेज तो अकॉर्डिंग टू सैंपल बना दी, यानी कि हमारे जो भी हमको जो भी डिजायर सैंपल जिसको भी सेपरेट करना था उसके अकॉर्डिंग हमने बना दी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी मोबाइल फेज रहती है, जो मोबाइल फेज रहती है वो डिफरेंटली अपोजिट होती है। यानी कि अगर आपकी जो आपकी स्टेशनरी फेज है, अगर ये हाइड्रोफिलिक है, तो मोबाइल फेज आपका हाइड्रोफोबिक होगा। ये कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक होगा। अगर स्टेशनरी फेज पोलर है, तो मोबाइल फेज आपका नॉन पोलर होगा। क्या होगा? नॉन पोलर होगा। इस बात को आपको याद रखना है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम सिंपल से क्या काम करेंगे कि मान लो भाई साहब हमने ये स्टेशनरी फेज बना करके तैयार कर ली है। अपनी स्टेशनरी फेज में एक यहाँ पर बेस लाइन है, इस बेस लाइन से हम अपना अटैच करवा देंगे सिलिका जेल को। ठीक है ना। हम यहाँ पर अटैच करवा देंगे किसको? मान लो यहाँ पर आपके ये सिलिका जेल पड़े हुए हैं। सिलिका जेल कैसा है? पोलर नेचर का है। सिलिका जेल कैसा है? पोलर नेचर का है। एंड हमको क्या करना था गाइज? हमको ये करना था कि अपने हमारा जो सैंपल है, इस सैंपल के अंदर हमारे पोलर सब्सटेंस भी हैं एंड नॉन पोलर सब्सटेंस भी हैं। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे? पोलर को अगर हमको सेपरेट करना है, तो हमने यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज बनाई है, वहां पर हम आपका पोलर किसी भी एडजॉर्बेंट को रखेंगे। पोलर मतलब यहाँ पर मैंने आपका सिलिका जेल रख दिया। यहाँ पर क्या रख दिया मैंने? आपका सिलिका जेल रख दिया। तो इसके बाद क्या करेंगे गाइज? यहाँ पर इस सैंपल को हम लोड करेंगे इस स्टेशनरी फेज में, इस स्टेशनरी फेज में लोड करेंगे। मान लो जो आपका सैंपल था, सैंपल आपका मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये मान लो आपका कोई भी सैंपल था, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सैंपल बना दिया। तो जैसे ही लोड करेंगे तो सैंपल हमारा कुछ यहाँ पर आपका आकर के लोड हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। ये आपका सैंपल लोड हो चुका है। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे? दूसरे नंबर पे हम, ये हमारा पहला नंबर था जहां पर हमने सैंपल जो आपका लोड करा। दूसरे नंबर पे हम आपका मोबाइल फेज को अप्लाई करेंगे। मोबाइल फेज, अब देखो भाई साहब यहाँ पर मोबाइल फेज किस नेचर की होने वाली है? चूंकि हमको जो स्टेशनरी फेज है वो आपकी कैसी है? वो आपकी पोलर नेचर की है, यानी कि आपकी हाइड्रोफिलिक नेचर की है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? जो मोबाइल फेज रहेगी वो हमारी हाइड्रोफोबिक नेचर की होगी, यानी कि नॉन पोलर नेचर की होने वाली है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो हम जैसे ही हाइड्रोफोबिक आपका जो है सोलवेंट डालेंगे, जैसे ही हम सोलवेंट डालेंगे, जो मोबाइल फेज है इसको मैं बोल रहा हूँ सोलवेंट, ठीक है ना। मोबाइल फेज को मैं बोल रहा हूँ सोलवेंट, एंड जो सैंपल है उसको मैं बोल रहा हूँ अब यहाँ पर सोल्यूट। क्या बोल रहा हूँ? सोल्यूट यहाँ पर बोल रहा हूँ। आई बात समझ में? तो जो आपका सोलवेंट है, जैसे ही हम सोलवेंट डालेंगे, तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो इस सैंपल के अंदर, यानी कि ये जो सैंपल हमने लोड किया हुआ है ये वाला, यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक नेचर की रहेंगी, वे आपकी ये जो हमने एडजॉर्बेंट लगाए, यहाँ से आपकी जो है इस पे चिपक जाएंगी इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से चिपक जाएगी। बाकी जो आपकी नॉन हाइड्रोफोबिक है, ठीक है ना, जो आपकी सॉरी जो आपकी देखो जो हाइड्रोफिलिक थी वे तो यहाँ पर चिपक जाएंगी, यानी कि सेम नेचर की। यहाँ पर लाइक्स डिजोल्व लाइक्स की कहानी आएगी, यहाँ पर याद रख लेना, लाइक्स डिजोल्व
लाइक्स की कहानी आपकी आने वाली है, ठीक है ना। तो जैसे स्टेशनरी फेज वो वैसे ही अपने जो है अपने जैसे को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगी, चिपका लेगी। आई बात समझ में। जबकि यहाँ पर जो नॉन हाइड्रोफोबिक है वे आपके नीचे निकल जाएंगे, वे आपके मोबाइल फेज के साथ नीचे निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि जो आपकी स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज के अंदर आपको जो है इस स्टेशनरी फेज के अंदर आपको जो सैंपल है वो सैंपल अब आपका रह चुका है, यानी कि यहाँ पर आपका सैंपल प्रेजेंट है इस स्टेशनरी फेज में। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपका इल्यूट निकलेगा, यानी कि जो आपका इल्यूट निकलेगा, ये आपका इल्यूएंट होता है, ये आपका क्या होता है, इल्यूएंट होता है। ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपका इल्यूएंट होता है एंड ये आपका इल्यूट होता है। तो जो आपका इल्यूट निकलेगा, सबसे पहले इल्यूट कैसे निकल रहा है, जो कि आपका डिफरेंट नेचर का था। देखो भाई साहब, यहाँ पर क्या होता है, मान लो मैं अब आपको पूरी चीज बता देता हूँ एंड सब पूरी की पूरी क्रोमेटोग्राफी में ये चीज आपकी सेम होने वाली है। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका रिटेंशन टाइम होता है, ये रिटेंशन टाइम होता है। ग्राफ बना रहा हूँ आपके लिए मैं। रिटेंशन टाइम क्या होता है, रिटेन रखना, यानी कि रिटेन करके रखना, यानी कि जो सैंपल है, सैंपल यहाँ पर जो हम डाल रहे हैं वो कितनी देर तक यहाँ पर रिटेन हो रहा है, इसमें रुक रहा है, वो होता है आपका रिटेंशन टाइम। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस को करने से पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम क्या काम करते हैं कि भाई साहब सबसे पहले मान लो हमने ये आपकी स्टेशनरी फेज बना दी, ये आपकी स्टेशनरी फेज है। इस स्टेशनरी फेज में सबसे पहले हम आपका बफर प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे, बफर को आपका जो है प्रोवाइड करवाएंगे। बफर को प्रोवाइड कराएंगे तो जो आपका कंप्यूटर होगा, आपके कंप्यूटर में एक कुछ इस प्रकार की आपको लाइन नजर आएगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे गाइस, इसके बाद हम आपका सैंपल लोड करेंगे। इसके बाद हम आपका सैंपल लोड करेंगे। मान लो यहाँ पर हमने अपना सैंपल लोड कर दिया, ठीक है ना, ये हमने अपना सैंपल लोड कर दिया। तो इसके बाद जब हमने सैंपल लोड करा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हम अपनी मोबाइल फेज को यहाँ पर लोड करवाएंगे, यानी कि स्टेशनरी फेज पे मोबाइल फेज देंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इल्यूट आएगा यहाँ पर निकल के, सबसे पहले जो हमारा इल्यूट निकल करके आएगा, इल्यूट वो आएगा जो कि स्टेशनरी फेज से डिफरेंट होगा। यानी कि अगर स्टेशनरी फेज, जो आपकी स्टेशनरी फेज है वो अगर पोलर नेचर की हुई, तो जो आपका इल्यूट सबसे पहले निकल के आएगा वो आपका हाइड्रोफोबिक या फिर नॉन पोलर नेचर का आएगा। कैसा आएगा, नॉन पोलर नेचर का आपका आने वाला है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो सबसे पहले ग्राफ आपको देखने को मिलेगा वो नॉन पोलर का ग्राफ देखने को मिलेगा। अब मान लो यहाँ से आपने जो है सारा का सारा जितना मोबाइल फेज था, मोबाइल फेज को यहाँ पर आपने डाल दिया, तो जो आपके ये आपके निकल के आ गए हैं सैंपल, ठीक है ना, ये आपके निकल के आ गए हैं सैंपल। यानी कि यहाँ से ये सैंपल जो है आपके नीचे पहुंच चुके हैं, नीचे पहुंच चुके हैं। अब आपका जो डिजायर था, लेकिन डिजायर अभी भी आपका फंसा हुआ है। मान लो ये आपके डिजायर थे जो कि आपके अभी भी स्टेशनरी फेज में फंसे हुए हैं। तो इसको निकालने के लिए आप इनको 3 से 4 मेथड के थ्रू निकाल सकते हो। एक तो क्या कि जो आप सॉल्वेंट अब दोगे, यानी कि अब आप एक ऐसा सॉल्वेंट डालोगे, यानी कि अब आप एक ऐसे मोबाइल फेज अप्लाई करोगे जो कि न्यूट्रल हो, जो कि किसी भी प्रकार का चार्ज ना रखती हो, न्यूट्रल। जो न्यूट्रल होगी तो वो क्या काम करेगा कि भाई साहब यहाँ पर जो अगर यहाँ पर चार्ज के बेस पे सेपरेशन हो रहा होगा तो उस चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। आई बात समझ में। आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अगर हम मान लो कुछ और ऐसा मतलब पीआई वगैरह मतलब इसमें रहता है, आपका 3-4 मेथड होते हैं, आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। अभी केवल मैं यहाँ पर नॉर्मल बात बता रहा हूँ आपको। तो हमने यहाँ पर मान लो कोई सॉल्यूशन दिया, उस सॉल्यूशन से क्या होगा कि स्टेशनरी फेज से आपका क्या होगा, सबसे लास्ट में क्या आएंगे, सबसे लास्ट में आपका जो भी मनचाहा, जो भी मनचाहा आपका सैंपल था जिसको आप चाह रहे थे वो सैंपल आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि जो आपको सेकंड पीक मिलेगी, ये सेकंड पीक आपको किस चीज की मिलेगी, ये सेकंड पीक मिलेगी आपको सैंपल की, ये सेकंड पीक आपको मिलेगी सैंपल की, ठीक है ना। देखो एक तरीका तो ये है कि जब आपको सैंपल निकालना हो अपना मनचाहा बाद में, तो एक आप अपना जो है सॉल्यूशन में पीएच का जो है इधर उधर कर सकते हो, जिससे जिसके थ्रू क्या मिल जाएगा, आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। आई बात समझ में। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि मान लो अगर यहाँ पर ये पोलर नेचर का था, ये हमारा सैंपल पोलर नेचर का यहाँ पर आकर के अटैच हुआ, तो हम हाईली पोलर अब प्रोवाइड करवा सकते हैं।
हम आपका हाईली पोलर प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये वहां से छूटेगा एंड जो हमने दिया है वो आपका हाईली पोलर वो आपका यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा एंड हमको क्या मिल जाएगा, अपना सैंपल मिलने वाला है। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, एडजॉर्बेंट में सिंपल से हमारे एक फिनोमेना हुआ जहां पर हमने एक स्टेशनरी फेज प्रोवाइड करवाई। इस स्टेशनरी फेज में क्या था कि जो हमारा सैंपल था, जो हमारा डिजायर सैंपल था, वो आपका एडजॉर्बेंट के थ्रू, यानी कि जो हमने एडजॉर्बेंट बीड रखी है इनके थ्रू आपका चिपक जाएगा। देखो अब यहाँ पर सिलिका है, आप पूछोगे कि सर सिलिका से कैसे आपका अटैच होगा। तो जो सिलिका होता है, सिलिका आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखता है, यानी कि OH ग्रुप आपका रखता है। ठीक है, अब मान लो हमने यहाँ पर कोई आपका पोलर सब्सटेंस कुछ दिया जो कि आपका कुछ ना कुछ कंडीशन, यानी कि कोई ना कोई चार्ज रखता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आपका जो है हमें नेगेटिव चार्ज वाला निकालना हो तो वो यहाँ पर आकर के अटैक करेगा एंड यहाँ पर आकर के बॉन्ड बना लेगा। ये जो गाइज बॉन्ड बनेगा ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर याद रख लेना, आपके हाइड्रोजन एंड आपके वंडरवाल बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है ना। और हाइड्रोजन एंड वंडरवाल बॉन्ड्स, जो आपके हाइड्रोजन एंड वंडरवाल फोर्स होती है, ये आपकी वीक नेचर की होती है, इस बात को भी याद रख लेना। इनको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो अलग अलग एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके एडजॉर्बेंट का यूज किया जाता है। मैंने आपको बता ही दिया कि आपका एडजॉर्बेंट क्या होता है। ये जो आपका सिलिका लगा हुआ है, ये जो सिलिका लगा हुआ है इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट एंड इसके ऊपर आपका OH होता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका होता है, जहां पर आपका क्या होता है कि कोई भी सॉल्वेंट आकर के अटैच हो जाता है, कोई भी सॉल्वेंट आकर के यहाँ पर अटैच हो जाता है। आई बात समझ में? यानी कि an adsorbent is a substance usually porous in nature and with a high surface area that can adsorb substance onto its surface by इंटरमोलिकुलर फोर्स। यानी कि यहाँ पर जो आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्स लगती है मोस्टली, जैसे कि वंडरवाल फोर्स, जैसे कि वंडरवाल फोर्स को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पर हम कौन कौन से एडजॉर्बेंट का यूज कर सकते हैं? सिलिका जेल, सिलिका जेल जी, सिलिका जेल एस, सिलिका जेल GF 254। डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्सटेंस को यहाँ पर जो है निकालना चाहते हो, आइडेंटिफाई करना चाहते हो। आई बात समझ में? तो ये आपका कुछ सिलिका होती है जो कि एज ए एडजॉर्बेंट हम यूज करते हैं, जो कि एज ए एडजॉर्बेंट हम यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर काफी सारे आपके और भी ग्रुप्स होते हैं जिसके थ्रू हम आपके अलग अलग चीजों को निकाल करके चलते हैं। जैसे कि अभी तो मैंने आपको केवल हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ही बताया, आपके जो है कार्बोक्सिल ग्रुप भी एज ए एडजॉर्बेंट की तरह काम करता है, एमीन्स ग्रुप भी, आपका एल्डिहाइड भी, कीटोन्स भी, एस्टर भी, ईथर भी एंड ओलिफेंस भी, ये सारे के सारे आपके एज ए एडजॉर्बेंट की तरह काम करते हैं। आई बात समझ में? यानी कि आपके सैंपल को कैप्चर कर लेंगे। ठीक है ना। एंड यहाँ पर जो हमारा लास्ट में जो मैं बता रहा था ना कि हमको जो है इल्यूट निकालना है, सबसे लास्ट में जो हमारा स्टेशनरी फेज में जो सैंपल फंस गया था मनचाहा हुआ, उसको हमको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमको अलग अलग चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये भी डिपेंड करता है कि हम किस चीज को आपका सेपरेट कर रहे हैं। आपका टोलिन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, इथाइल अल्कोहल हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको किस चीज का सेपरेशन करना है। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। यानी कि यहाँ पर देखो इस एडजॉर्प्शन में आपको क्या चमक रहा है कि भाई साहब यहाँ पर जो चीज है, जो जो थिंग्स है, मान लो यहाँ पर ये आपकी एक सिलिका जेल है, ठीक है ना, ये आपकी एक सिलिका जेल है। अब इस सिलिका जेल से क्या होगा कि जितने ही आपको मॉलिक्यूल चमक रहा है, जितने मॉलिक्यूल चमक रहे हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हमारे जो है, हमारे क्या है, हमारे जो है डिजायर सैंपल है, यानी कि जिसकी हमको नीड है। तो ये सारे के सारे जो है इससे एडजॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि इससे चिपक जाएंगे, जैसे लोहा चिपकता है ना चुंबक से, वैसे ही आपका चिपक जाएंगे। आई बात समझ में? एंड इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद गाइज हम आपके अलग अलग सॉल्वेंट देंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, सबसे लास्ट में हमारे हम इनको जो है सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, वो हमारी लास्ट की कहानी होती है। तो इसमें हमारे दो एग्जांपल आते हैं, एक होता है TLC यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एक होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर देखने की कोशिश करो। यानी कि पोलर स्टेशनरी फेज अटैच टू द पोलर सैंपल एंड नॉन पोलर स्टेशनरी फेज अटैच टू द नॉन पोलर सैंपल।
यानी कि जो हमारी स्टेशनरी फेज होती है एक्चुअल में वो बनाई ही जाती है सैंपल के अकॉर्डिंग, जो भी हमको सैंपल चाहिए होता है उसी के अकॉर्डिंग। अगर वो पोलर हुई तो स्टेशनरी फेज भी पोलर, यानी कि सैंपल भी हमारा पोलर, एंड अगर सैंपल नॉन पोलर तो स्टेशनरी फेज भी हमारी नॉन पोलर होने वाली है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कंसिस्ट ऑफ सॉलिड स्टेशनरी फेज। जो स्टेशनरी फेज होती है याद रख लेना वो हमेशा कैसी होती है, सॉलिड नेचर की होती है, इसलिए इसको एडजॉर्बेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। द मोबाइल फेज इज आइदर लिक्विड, मोबाइल फेज या तो आपकी लिक्विड होती है, अगर लिक्विड हुई तो उसको बोलेंगे लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, और अगर गैस हुई तो उसको बोलते हैं गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, आई बात समझ में। द एडजॉर्बेंट्स कैन बी पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो आपका एडजॉर्बेंट होते हैं वो आपके पोलर हो सकते हैं, नॉन पोलर हो सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। पोलर में आपका सिलिका चला आता है, नॉन पोलर में आपका सिलिका 18 चला आता है, सिलिकॉन 80 चला आता है। या फिर आप नॉन पोलर में चारकोल ले सकते हो, जो गोलदार होता है ना चारकोल, चारकोल के थ्रू भी आप सेपरेट कर सकते हो। आप देखते होंगे आप किसी पानी में चारकोल डाल दो तो जो इम्प्योरिटीज होती है वो चारकोल से चिपक जाती है, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वे सारी की सारी चारकोल से चिपक जाती है, एंड आपका जो वाटर होता है वो आपका फिर मतलब आपके काफी हद तक कंटामिनेटेड फ्री हो जाता है। तो वहां पर भी सेपरेशन का काम हो रहा है, तो ये आपका चारकोल की वजह से हो रहा है। देखो यहाँ पर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजॉर्बेंट आर पोलर, कुछ पोलर होते हैं जैसे कि एसिडिक, यानी कि एसिडिक का एग्जांपल है सिलिका। कुछ बेसिक होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। एंड द एडजॉर्प्टिव इफेक्ट ऑफ द पोलर एब्जॉर्बेंट्स आर ऑफ्टन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कि जो आपका यहाँ पर एब्जॉर्प्टिव इफेक्ट्स होता है वो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए आपको देखने को मिलता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द सोल्यूट मॉलिक्यूल। और यहाँ पर देखो होता क्या है कि अगर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये सारी चीज गाइस मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली अपना हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर केवल यही नहीं कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ही बने, वंडरवाल बॉन्ड्स भी बन सकता है, यानी कि जब दो इंटरमोलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगा तब आपका वंडरवाल फोर्स भी लगेगी। ठीक है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज बॉन्ड्स एंड हैंस द डिग्री ऑफ एडजॉर्बेंट्स इंक्रीज एज ए पोलैरिटी ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल इंक्रीज। यानी कि जैसे जैसे आपके अगर पोलैरिटी बढ़ती गई, यानी कि स्टेशनरी फेज और आपका जो सैंपल है उनके बीच में समानता बढ़ती गई, तो आपका समझ लो बॉन्ड की जो इंक्रीज है, जो एनर्जी है वो भी आपकी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है ना। यानी कि चारकोल इज नॉन पोलर एडजॉर्बेंट दैट बाइंड्स लार्ज एंड नॉन पोलर अमाइनो एसिड। चारकोल्स क्या होता है, ये आपका नॉन पोलर नेचर का होता है, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से जाकर के आपका जुड़ता है। इसके बाद गाइज आपके टाइप्स होते हैं जैसे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो नेक्स्ट लेक्चर में गाइज हम बात करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, देन उसके बाद देखेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो दोस्तों तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।